हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है एमकॉम फोर्थ सेम की बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट के ऊपर। गाइस ये सब्जेक्ट ना थोड़ा सा टफ है या कह सकते हैं सरफिरा सा सब्जेक्ट है, बट आपको ये करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन सब्जेक्ट भी आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है और रेगुलर सब्जेक्ट्स में आता है, तो सभी स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट को करना है। ठीक है, तो वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो एक कॉपी पेन लेके बैठें, बाद में मुझे कोई भी प्लीज़ करके रिक्वेस्ट नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं वेरी फर्स्ट वीडियो में आपको हर बार क्लियर कर रही हूँ कि नोट्स आपको कॉपी पे क्वेश्चन की हेडिंग लिख के, जो भी आंसर की मीनिंग है उसको लिख के, उसके बाद उसके मेन पॉइंट्स हेडिंग्स नोट डाउन करनी है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मैं एक एक बच्चे को रिप्लाई नहीं करने वाली हूँ कि यार नोट्स अपने बना लो, आपको खुद मैंने सिंपल भाषा में बता रही हूँ, प्योर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। कापी पेन लेके बैठें, कापी पे क्वेश्चन को लिखें और कापी के नीचे क्वेश्चन के आंसर को लिख के मीनिंग को लिखें, और मीनिंग के बाद जो भी टॉपिक आएगा उसकी सिर्फ हेडिंग, ठीक है, हेडिंग लिख के उस क्वेश्चन को वहीं पे वाइंड अप कर दे। पूरा डिटेल में मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आपको लिखना है, और ना ही आप पीडीएफ डिटेल में पढ़ते हो। ठीक है, तो ऐसे ही पीडीएफ लेके प्रिंट आउट निकलवा के पैसे वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे 59 खर्चने पे आप लोग रोते हो और प्रिंट आउट्स निकलवाने के लिए पता नहीं 500 रुपया कितना वेस्ट कर देते हो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल अपनी कॉपी के 4 पेजेस काले कर लो और उस पर लिख लो जो जो वीडियो में बताया जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर रहेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। यूनिट 3 और 4 की वीडियो आप तक कैसे पहुंचेगी आप सबको अच्छे से पता है। सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप लोग सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। 59 रुपीज़ में किसी भी वीडियो का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एथिक्स। बिजनेस के एथिक्स क्या होते हैं, क्या मेन फैक्टर्स हैं जो हाईलाइट करते हैं बिजनेस की एथिक्स की इंपॉर्टेंस को। टर्म्स क्या है एथिकल इरेजन की। ठीक है, उसके बाद रोल क्या है एथिक्स का, बी पॉइंट बनाया मैंने, रोल ऑफ एथिक्स मोरल वैल्यू 2023 में आया था। और जो मैंने सी बनाया है, वाई वी शुड, जो फर्म है वो एथिक्स को क्यों फॉलो करती है इन फाइनेंस, ये 2022 में क्वेश्चन आया था। तीनों क्वेश्चन रिलेटेड टू बिजनेस एथिक्स ही हैं, पर हर बार थोड़ा सा बोल्ड करके क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछते हैं, कभी फैक्टर, कभी रोल, कभी मॉरल्स। ठीक है, तो पूछ वही बात रहे हैं। ठीक है, बात एथिक्स की ही हो रही है, बस टॉपिक घुमा रहे हैं, और आपको अपने दिमाग को इसी तरीके से सेटल डाउन करना है कि टॉपिक बिजनेस एथिक्स का ही आएगा, पर उसके रिलेटेड कुछ भी पूछेंगे आपको अपने दिमाग से सवाल करना है कि इसका मीनिंग ये बनता है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड इसके क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए बिजनेस एथिक्स क्या होता है। बिजनेस एथिक्स मीन द मोरल वैल्यूज़, मोरल रूल्स और वैल्यूज़ जो कि हमें गाइड करती हैं कि एक बिजनेस कैसे बिहेव करता है। एक बिजनेस के एथिक्स क्या है, बिजनेस की एथिक्स जैसे हमारे खुद के एथिक्स होते हैं कि मैं अपनी जो भी मेरी एथिक्स है मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। जो भी मेरी सोच है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सही रास्ते पे चलना है, तो वो मेरे एथिक्स है कि मैं उनको कभी भी ब्रेक नहीं करूँगा। ठीक है, कुछ लोगों के एथिक्स होते हैं कि मैं अपनी जो भी चीज़ है फेयरली रखूँगा, ऑनेस्ट रहूँगा, मैं अपने किए गए काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। सो एथिक्स क्या करते हैं बिजनेस एथिक्स, इट हेल्प्स बिजनेस, ये बिजनेस की मदद करते हैं डिसाइड करने में कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। कोई चीज़ है मेरे नज़रिए में गलत है, कोई चीज़ आपके नज़रिए में गलत है, तो सबके अलग अलग एथिक्स होते हैं। ठीक है, हर किसी का अपना अपना नज़रिया, अपने अपने बिलीव्स होते हैं। ठीक है, तो दीज एथिक्स आर अबाउट टू बीइंग ऑनेस्ट, फेयर, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टफुल इन बिजनेस एक्टिविटीज़। तो ये एथिक्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो बिजनेस एथिक्स कंपनीज को सिखाते हैं कि कैसे आपको अपने कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करना है, एथिक्स को फॉलो करना है, कस्टमर के साथ कोई भी जाती नहीं करनी है, कैसे अपने वर्कर्स को ट्रीट करना है, कैसे सोसाइटी को एक अच्छे और फेयर वे में ट्रीट करना है। तो ये आपकी एथिक्स है कि मुझे किसी के साथ भी गलत नहीं करना है, चाहे कोई भी इंसान है। ये मेरे एथिक्स है, मेरे असूल हैं। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, मेरे असूल है, मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करूँगा, अच्छे से सबको ट्रीट करूँगा, वर्कर्स को प्रॉपर्ली ट्रीट करूँगा। तो यही बिजनेस की एथिक्स है। तो बिजनेस की एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर एक बंदा है वो अपने एथिक्स का पूरा पक्का है, अपने असूलों का, अगर एक बिजनेस है वो अपने असूलों का पक्का है, तो उससे क्या होगा, उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा। एथिकल कंपनीज कस्टमर से ट्रस्ट गेन करेंगी, उनको लगेगा कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है। अब पॉइंट की हेडिंग कॉपी पे लिख लो, बिल्ड करेगा ट्रस्ट, और उसके अंदर 2 या 4 लाइनों की गप्पे आप लिख सकते हो। उसके लिए अब यहाँ पे मैं डिटेल्ड करके पीडीएफ नहीं बढ़ाऊंगी। ठीक है, सबसे पहला काम, अगर एक बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहा है तो वो ट्रस्ट को बिल्ड करेगा। सेकंड, उस बिजनेस की एक अच्छी इमेज, रेपुटेशन क्रिएट होगी कि हाँ ये असूलों वाला बंदा है, ये अच्छे से काम करेगा। थर्ड, कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कस्टमर बोलेगा कि ये बंदा तो बड़ा ही ऑनेस्ट है, बड़ी फेयर कंपनी है, तो हम इसके साथ ही काम करेंगे। फोर्थ, हमारा कस्टमर खुश होगा, वो हम पे प्राउड फील करेगा कि हम ऐसे असूलोवादी इंसान के साथ काम कर रहे हैं जो अपने असूलों का एकदम पक्का है। ठीक है, लीगल प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं से अवॉइड होंगी, क्योंकि हमने एथिकल बिहेवियर क्या करता है कि अगर किसी भी तरह का लीगल ट्रबल हमें आना है ना, तो हमारे असूल क्या कहेंगे, हमने कानूनों की उल्लंघना नहीं करनी है, कानून की पालना करनी है। सिक्स्थ, इनकरेज लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके बिजनेस को इसकी हेल्प होगी, बिजनेस आपका और ग्रो होगा, स्टेबल होगा और एक स्ट्रॉन्ग बनेगा। गेट मोर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर लाइक टू पुट मनी, इन्वेस्टर कहाँ पे पैसे लगाना चाहते हैं, जो बिजनेस अच्छा है, सेफ है, ठीक है, असूलों वाला है, तो इससे आपको और इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंस है जिसकी हेडिंग्स आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में था कि एथिकल इरोजन्स क्या है। पहले तो एथिकल इरोजन्स का मतलब क्या होता है। एथिकल इरोजन्स का मतलब है स्लो लॉस
और वीकनिंग ऑफ एथिक्स, यानी कि धीरे धीरे आप अपने असूलों से पीछे हटते जा रहे हो। एक भी गलत एक्शन को अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, जैसे कि एक बार सोचते हैं हम लोग यार ये गलत काम करके देख लेते हैं, क्या सब मज़ा आता है, सब लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे लत में बदल जाता है। तो वैसे ही इट हैपन्स व्हेन स्मॉल रॉन्ग एक्शन को, मतलब छोटी सी गलती को आप इग्नोर कर देते हो और वो धीरे 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 एक बड़ा अनएथिकल एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ एथिकल इरोजन। जब आप छोटे लॉस को इग्नोर कर देते हो, सोचते हो यार चल छोड़, छोटी सी तो गलती है, इग्नोर कर दिया, बट वो धीरे 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 लत में बदल जाती है और एक बड़ा कांड हो जाता है। सो एग्जाम्पल, फर्स्ट कंपनी टेल, पहले तो कंपनी छोटे छोटे झूठ बोलती है अपने कस्टमर से, फिर वो कस्टमर से चीटिंग करना शुरू कर देती है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लालच में कि ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। सो दैट इज़ एथिकल इरोजन, अपने असूलों के बिल्कुल ही खिलाफ चलेगी। इसके कारण क्या है, पहला तो प्रेशर होता है कि भाई मुझे प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है। सेकंड, अगर हमारी लीडरशिप, लीडर ही कमज़ोर है, पैसा खा रहे हैं, घूस खा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे एथिक्स तो गए गड्ढे में। थर्ड, हम लोग रॉन्ग बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं। फोर्थ, कल्चर हमारा थोड़ा सा पुअर है, वर्क का कल्चर, मतलब पुअर कल्चर कह सकते हैं, गरीबी बहुत है, या कह सकते हैं अच्छे से कल्चर को मेंटेन नहीं किया गया। और लैक ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट की कमी है, वही है ना, लातों के भूत, लातों की कमी है, बस भूत तो अपने आप सीधे हो जाएंगे। तो एथिकल इरोजन के कारण क्या है कि हाँ, उनको पनिशमेंट, उनको सुधार नहीं रहा कोई। अगर उनको एक भी सुधारने वाला आ गया तो सब लोग अपने असूलों के पक्के हो जाएंगे। अब रिजल्ट्स क्या आएंगे, अगर उनको पनिशमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर तो एथिकल हो रहा है, मतलब अनएथिकल वर्क कर रहे हो आप कंपनी में, तो कस्टमर का लॉस होगा। कस्टमर हमारे ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देगा, दोबारा कस्टमर हमारे ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करेगा अगर एक बार कस्टमर चला गया। रिजल्ट इसका यही आएगा ना, अगर अनएथिकल काम हमारी कंपनी में हो रहा है, कस्टमर का लॉस होगा, ट्रस्ट उसका चला जाएगा, ब्रांड की इमेज नेगेटिव होगी, लीगली हमें ट्रबल फेस करना पड़ेगा और एम्प्लॉयज़ और प्रॉफिट दोनों का ही नुकसान होगा। अब सेकंड बी पार्ट जो 2023 में एग्जाम में पूछा गया था, एथिक्स के क्या रोल है, क्या मोरल्स हैं, क्या वैल्यूज़ है बिजनेस में, व्हाट आर द मोस्ट क्रिटिकल एथिकल इशू, एथिकल इशू कौन सा आता है बिजनेस में टूडे। पहले तो बिजनेस रोल क्या है एथिक्स का। एथिक्स हमें गाइड करती हैं कि बिजनेस को कैसे फेयरली और ऑनेस्ट वे में बिहेव करना है। एथिक्स हमें मदद करती हैं कि कैसे हमें सही डिसीजन लेना है, कैसे सबको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है, कैसे अपने कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना है। ठीक है, ये तो एथिक्स का रोल हो गया। अब मोरल का क्या रोल है, मोरल्स होते हैं हमारे खुद के बिलीफ, कि मेरा ये बिलीफ है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। सो बिजनेसेस में मोरल्स क्या हेल्प करती है, लीडर्स और वर्कर्स एक्ट करते हैं ट्रूथफुली। लीडर्स कहते हैं भाई मेरे असूल, मेरा बिलीफ है कि मैं गलत काम नहीं करूँगा, मैं रिश्वत नहीं लूँगा। ठीक है, मोरल की वजह से कल्चर बूस्ट होता है ऑनेस्टी का, कि भाई हम सब लोग एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे और हार्मफुल एक्शन कहीं ना कहीं अवॉइड होती है। थर्ड होती हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स। वैल्यूज आर द कोर प्रिंसिपल ऑफ अ कंपनी, लाइक कि सबको ऑनेस्ट रहना है, टीम वर्क करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, जिससे क्या होगा, कंपनी में जो बिहेवियर है उसको एक शेप मिलेगी, सब लोग एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट करेंगे। सेकंड, डिसीजन लेने में बहुत मदद करेगा। थर्ड, यूनिटी और पर्पस इन द टीम बिल्ड होगा। अब क्रिटिकल एथिकल इश्यूज़ क्या आते हैं बिजनेस में, एथिकल इश्यूज़ बिजनेस में क्या आते हैं, करप्शन और ब्राइब, टेबल के नीचे से पैसे लेते हैं तो करप्शन आती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और फेवर करने के लिए लोग उनको रिश्वत देते हैं, ब्राइब देते हैं। सेकंड एथिकल इशू क्या आता है, मिसलीड कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट में, एडवर्टाइजमेंट में कुछ और दिखाते हैं, बेचते कुछ और है, झूठ बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट में। थर्ड, डाटा की प्राइवेसी, यूज़ करते हैं, लीक करते हैं कस्टमर के डाटा को विदाउट उसकी परमिशन के। है चाइल्ड लेबर और पुअर वर्किंग की कंडीशन होती है, मतलब बच्चों से काम करवाते हैं, चाइल्ड लेबर रखी होती है और वर्किंग की कंडीशन अच्छी नहीं होती है। फिफ्थ, इन्वायरमेंटल डैमेज होता है, पोल्यूशन की, वेस्टेज की, कोई उनको है नहीं, केयर नहीं करते हैं, वो इन्वायरमेंटल डैमेज होता है लोगों का। ठीक है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। सिक्स, अनफेयर वेजेस देते हैं, पेइंग लेस देन द वर्कर डिजर्व, जितनी वर्कर डिजर्व करता है उससे कम उसको वेजेस पे की जाती हैं। टैक्स की चोरी करते हैं, इनकम को हाइड करते हैं ताकि हमें टैक्स ना पे करना पड़े। और एट्थ, डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वल ट्रीट करते हैं लोगों को उनकी कास्ट, उनके जेंडर, उनके रिलीजन के बेस पे। तो ये कुछ एथिकल इश्यूज बिजनेस में आते हैं। अब थर्ड सी पॉइंट जो 2022 में एग्जाम में पूछा गया था, वाई शुड, क्यों एक बिजनेस को, फर्म को एथिक्स को फॉलो करना चाहिए जब वो फाइनेंस का काम कर रही है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एथिकल इन्वेस्टमेंट, एथिकल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, और डू मॉडर्न कंपनीज, क्या मॉडर्न कंपनीज एथिकल इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करती हैं। सबसे पहले, वाई अ फर्म शुड एथिक्स इन फाइनेंस, फाइनेंस बैकबोन है बिजनेस की, और अगर फाइनेंस में डिसऑनेस्ट रहोगे मनी के मैटर्स में तो आपकी पूरी कंपनी खड्डे में जाएगी, पूरी कंपनी नीचे गिर जाएगी। एथिकल फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि आपने फेयर रहना है, ऑनेस्ट रहना है और रिस्पॉन्सिबल रहना है अपनी मनी को हैंडल करने में, मैटर्स में। इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल एथिक्स की, अगर आप फाइनेंशियली एथिक्स का फॉलो करते हो तो आप अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर पाओगे, इन्वेस्टर्स आपके पास ज़्यादा देर तक टिकेंगे, उनको इंश्योर रहेगा कि आप रियल हो, आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर है, फ्रॉड से आप बच पाओगे, कोई भी स्कैम चीटिंग नहीं हो पाएगी। थर्ड, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कस्टमर में भी और एम्प्लॉयज़ में भी, एक ट्रस्ट
बिल्ड होगा कि ये फाइनेंशियली ऑनेस्ट कंपनी है, मैं इसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इन्वेस्टर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि एथिकल फर्म, जो फर्म अपने असूलों की पक्की है, फाइनेंस में असूल लगा रही है, उसमें ज़्यादा फंडिंग होगी, उसकी तरफ ही ज़्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे। और इंश्योर कर रहे हो कि लीगल कंप्लायंसेस को आपने फॉलो करना है, यानी कि लीगल कोई भी आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लग रही, आप प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो अपने रिकॉर्ड्स को, एक एक एंट्री क्लियर अच्छे तरीके से प्रेजेंट की हुई है कि पता चल रहा है कहाँ से पैसे आए कहाँ को गए, ठीक है। 6, ट्रांसपेरेंसी को कहीं ना कहीं इंकरेज करता है, बिल्ड करता है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बनाने में, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो कुछ इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियली अगर आप एथिक्स को फॉलो करते हो। अब एथिकल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एथिकल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अपनी मनी को ऐसी कंपनीज में पुट करना जो किसी भी इंसान, जानवर या इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। एथिकल इन्वेस्टमेंट करना, कानून की पालना करती हो और वर्कर्स को फेयरली ट्रीट करती हो वो कंपनी, ठीक है। और गुड मतलब गुड उसके प्रमोट कर रही हो गुड कॉजेज़ को, लाइक रीन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ, इन सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट करो, वो होती है एथिकल इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्ट कर रहे हो सोलर एनर्जी कंपनी में, दैट इज़ एथिकल। बट अगर आप यही सिगरेट की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तंबाकू में, जो कि पोल्यूट कर रही है, दैट इज़ अनएथिकल। सो एथिकल इन्वेस्टमेंट क्या है? किसी एथिकल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी जो कानूनों की पालना करे, किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाए, हार्म ना करे, ठीक है, अच्छे उसके मतलब साइड इफेक्ट हो, बुरा साइड इफेक्ट ना हो कोई भी, दैट इज़ एथिकल इन्वेस्टमेंट। अब कैसे मॉडर्न कंपनीज सपोर्ट करती हैं एथिकल इन्वेस्टमेंट्स को? क्योंकि क्या हो रहा है, ग्रीन बॉन्ड आजकल क्या हो गया कि ग्रीन सिटी बनाना है सब जगह को, ठीक है। तो वही है ग्रीन बॉन्ड एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट, कंपनीज रेज करती हैं मनी फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली वर्क, ताकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली वर्क कर पाए। तो मॉडर्न कंपनीज इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि ग्रीन सिटी होनी चाहिए हमारी। सेकेंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्म स्पेंड करती है थोड़े बहुत पैसे अपनी कंपनी का प्रॉफिट का कुछ प्रतिशत सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, क्योंकि जब कंपनी या फर्म या कह सकते हो फैक्ट्री कोई प्रोडक्ट बनाती है तो धुआं सारा सोसाइटी में जाता है ना, फैक्ट्री से रिलीज होके। तो ये कंपनी को दिखाना पड़ेगा कि वो सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, वो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करती है, दैट इज़ अ एथिकल। कि अगर आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो तो बदले में सोसाइटी के लिए भी तो आपको कुछ करना चाहिए। थर्ड वन, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग करनी है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आप जो भी शेयर करोगे ट्रुथ और क्लैरिटी के साथ करनी है, और फॉलो करना है ESG नॉर्म्स को, यानी कि इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस सबको आपको फॉलो करना है, ठीक है। फिफ्थ, अवॉइड करना है हार्मफुल इंडस्ट्रीज़ को, कंपनीज अवॉइड करें कि लिंक उनका हो, जैसे लिंक विद आर्म्स एंड कोहल, गैम्बलिंग सेक्टर, इनसे आपको अपना लिंक अवॉइड करना है, क्योंकि आप असूलों वाले बनते हो। एथिकल बंदा इन झमेलों में पड़ता ही नहीं। सो टुडे मैनी इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि इज़ दिस कंपनी डूइंग गुड फॉर द वर्ल्ड, कि नहीं। आज के टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले क्या पूछते हैं कि क्या ये कंपनी दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रही है, इज़ दिस कंपनी डूइंग गुड फॉर द वर्ल्ड, और ये दुनिया के लिए हार्मफुल है। सिर्फ ये पैसा बनाने पर देख रही है, ये नहीं देख रही कि सोसाइटी खड्डे में जा रही है। तो ये चीज़ पूछती है आज के टाइम पे, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो जाता है फर्स्ट कंक्लूड। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2024 और 2021 में आया है डिटेल में, एथिकल इश्यूज क्या आते हैं टॉप मैनेजमेंट को। तो एथिक्स इन मैनेजमेंट क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। एथिक्स इन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, राइट थिंग्स को करना, चाहे आपको कोई भी नहीं देख रहा पर भगवान तो देख रहा है, तो अपने असूलों पे टिके रहना। ये नहीं है कि सबके सामने तो सत्यवादी बन गए, अकेले में आप पता नहीं क्या गलत काम कर रहे हो। सो नो, जब आपको कोई नहीं भी देख रहा तब भी आपको सही चीज़ ही करनी है। इट्स अबाउट फॉलोइंग फेयरनेस, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। सो टॉप लेवल ऑफ अ कंपनी एथिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि टॉप मैनेजर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है, और अगर आपका टॉप मैनेजर एक घूस खाने वाला है ना, तो फिर वो पूरी कंपनी को डुबो देगा, सबको बोलेगा भाई घूस खाओ, जितनी मिलती है लूटो लोगों को, है ना। तो टॉप मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर वो अच्छा है तो अपने नीचे सारे स्टाफ को वो अच्छे से मेंटेन करेगा। टॉप मैनेजमेंट कौन होती है? टॉप मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं, जैसे कंपनी का चेयरमैन, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये पीपल इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं जो कि पूरे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर को, सोसाइटी को, इस सब पे इफेक्ट डालते हैं इनके इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो इन लोगों से मिलकर बनती है टॉप मैनेजमेंट। सो वाई एथिक्स आर इंपॉर्टेंट, इन सब लोगों का एथिक्स को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक गुड एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। वाई एथिक्स आर इंपॉर्टेंट एट टॉप लेवल, सेट्स अ गुड एग्जाम्पल। टॉप लीडर शो करते हैं कि कैसे बिहेव करना है। अगर टॉप लीडर ही गाली गलौज करेगा तो एम्प्लॉयज़ तो बिल्कुल नहीं किसी की सुनेंगे। सो अगर इफ़ दे आर एथिकल और उसको फॉलो कर रहे हैं तो बाकी भी उनके पीछे पीछे पूंछ की तरह चल देंगे, पर जो वो करेंगे उसी को तो बाकी आगे के सीखेंगे ना। तो फर्स्ट वन, ट्रस्ट बिल्ड होता है। एथिकल लीडर ट्रस्ट अर्न करता है अपने एम्प्लॉयज़ का, कस्टमर का, इन्वेस्टर का। सेकंड, कंपनी की इमेज इंप्रूव होती है। अगर टॉप हेल्प प्रोटेक्ट करता है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट गुड एथिक्स को फॉलो करता है, सबकी हेल्प करता है, कंपनी का नेम बनाता है, रेपुटेशन को और इंप्रूव करता है। अगर गुड एथिक्स को टॉप मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं ना, तो कंपनी का नेम एक अलग ही ऊंचाइयों को छुएगा, क्योंकि जो ऊपर बंदे बैठे हैं जिनके पास सुनवाई होनी है टॉप मैनेजमेंट के पास, क्योंकि हर प्रॉब्लम की सुनवाई वही करते हैं। तो अगर वो सही है तो कंपनी सही चलेगी, बट अगर वही कहेंगे कि कोई अनएथिकल काम हुआ कंपनी में और उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है, तो फिर नहीं काम होगा। कंपनी का नेम बनाने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का होता है। लीगल ट्रबल को अवॉइड करते हैं, क्योंकि एथिकल बिहेवियर अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप रूल्स को फॉलो
कर रहे हो और कोर्ट केस के चक्करों से आप दूर रहोगे। फोर्थ, बेटर डिसीजन लेने में मदद करता है। एथिकल लीडर्स सोचते हैं कि क्या सही है, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट बनाने के बारे में नहीं सोचते, वो दिमाग लगाएंगे कि क्या ये चीज़ बेनिफिशियल है, क्या किसी को हार्म तो नहीं करेगी। फिफ्थ, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को सेफ फील होता है, हैप्पी फील होता है जब लीडर्स फेयर और रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। सिक्स्थ वन, लॉन्ग टर्म सक्सेस में मदद करती है। एथिकल सपोर्ट स्टडी और ऑनेस्ट ग्रो ओवर द टाइम हमें प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ता है। देखो हेडिंग्स फिर वही बार बार हर टॉपिक में घूम रही हैं एथिक्स की, चाहे इंपॉर्टेंस करे चाहे रोल करे, कुछ भी कर लो, चाहे एथिकल इशू कुछ भी कर लो, हेडिंग्स वही घूम रही हैं। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है, मोटिवेट करते हैं, ठीक है, तो पॉइंट्स की हेडिंग वही घूमेंगी एथिक्स में, ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेजर एथिकल इश्यूज क्या आते हैं? पावर्स का मिसयूज करते हैं टॉप मैनेजमेंट वाले, कुछ टॉप मैनेजर मिसयूज करते हैं अपनी पावर्स का पर्सनल एडवांटेज के लिए। सेकंड, फाइनेंशियली फ्रॉड करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स को, अपने लॉसेस को हाइड करते हैं, फेक प्रॉफिट शो करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, यूज़ करते हैं सीक्रेट कंपनी की इन्फॉर्मेशन को ताकि पर्सनल प्रॉफिट कमा सके स्टॉक मार्केट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद ब्राइबरी कहते हैं, करप्शन, रिश्वत खाते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स लेते हैं या देते हैं, ठीक है, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट्स को जीत सकें। अनएथिकल डाउनसाइजिंग करते हैं, फायर करते हैं एम्प्लॉयज़ को टू रिड्यूस कॉस्ट इवन व्हेन द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट। मतलब एम्प्लॉयज़ को फायर कर देते हैं कि ये बोल के कि मुनाफा नहीं हो रहा जबकि कंपनी प्रॉफिट कमा रही होती है। तो डाउन साइजिंग करते हैं जो कि इफेक्ट करता है मोरल ऑफ द वर्कफोर्स के, हार्म करता है एम्प्लॉयज़ की लॉयलिटी को। फोर्थ, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दिखाते कुछ है प्रोडक्ट को छोड़ दे देते हैं, ट्रस्ट गेन कर लेते हैं, उसके बाद धोखे पे धोखा। सेवंथ, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं। सोसाइटी में पोल्यूशन छोड़े जा रहे हैं, मतलब पूरी फैक्ट्री का गंदा धुआं वगैरह सब सोसाइटी में जा रहा है, बट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को कोई फॉलो नहीं कर रहा। डंप कर रहे हैं वेस्ट, जो भी उनका वेस्ट निकलता है नदियों में छोड़ रहे हैं, ठीक है, चीप चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, पोल्यूशन को ख़राब कर रहे हैं, बट सोसाइटी के लिए कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर जीरो है, दब्बा है। तो कोई इको फ्रेंडली प्रैक्टिस को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, हार्म करे जा रहे हैं, सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के चक्कर में सोसाइटी के इन्वायरमेंट को सत्यानाश कर रहे हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट, अगर टॉप मैनेजमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी कंप्लेंट्स के होकर, कोई सेक्सुअल हरासमेंट या अनइक्वल पे हो रहा है तो कोई भी नहीं लेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, लोगों को अनसेफ फील होगा, कंपनी में अनफेयर वर्क प्लेस होगा। नाइन्थ वन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पूरा सच आप एम्प्लॉयज़ को, शेयर होल्डर्स को किसी को बता ही नहीं रहे हो, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, छुपा रहे हो, कंपनी मतलब कर्जे में डूबी हुई है, बैंक करप्ट होने वाली है और किसी को पता ही नहीं है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ही नहीं टाइम पे हो पा रही, तो लैक ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। टेंथ वन, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जब मैनेजर डिसीजन लेते हैं द बेनिफिट दम पर्सनली, खुद के बेनिफिट के लिए डिसीजन लेते हैं, कंपनी का नहीं सोचते। जैसे कि एग्जांपल, गिविंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ कंपनी ओन्ड बाय अ फ्रेंड और रिलेटिव, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जो उसके फ्रेंड की कंपनी, अपनी कंपनी का सोचे, अपने मुनाफे का सोच रहे हैं कि मुझे कैसे मुनाफा हो सकता है, ठीक है, तो इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब एथिकल इश्यूज जो टॉप मैनेजमेंट को आते हैं उसमें क्या इंपैक्ट पड़ता है? ट्रस्ट गवा देते हैं हम, कस्टमर एम्प्लॉयज़ हम पे ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं, लीगल झमेलों में हम फंस जाते हैं, लीगल एक्शन होते हैं, कोर्ट केस कचहरी, रेपुटेशन खत्म, डैमेज हो जाती है, शेयर प्राइस नीचे गिर जाते हैं, एम्प्लॉयज़ डिमोटिवेटेड फील करते हैं, कस्टमर का नुकसान होता है, लोग दूसरे ब्रांड के पास शिफ्ट हो जाते हैं, लोग कहते हैं ये असूलों वाला इंसान है तो हम किसी और के पास चले जाएंगे। लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो अगर टॉप मैनेजमेंट एथिक्स को फॉलो नहीं करती तो कंपनी बंद हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी। अब आप कैसे एथिकल इश्यूज़ को अवॉइड कर सकते हो टॉप मैनेजमेंट में? स्ट्रॉन्ग कोड बनाओ एथिक्स का, क्लियर रूल होने चाहिए कि कैसा टॉप मैनेजमेंट का बिहेवियर होगा। एथिक्स की ट्रेनिंग दो, रेगुलर ट्रेनिंग्स दो कि क्या आपकी वैल्यूज़ है, क्या एथिकल ड्यूटीज़ है। इंडिपेंडेंट बोर्ड कमेटीज़ बनाओ, सुपरवाइजर बनाओ टॉप एग्जीक्यूटिव को, इस डिपार्टमेंट में अगर कुछ होगा तो सुपरवाइजर तू है भाई, इंडिपेंडेंट बंदे को खड़ा कर दो कि तू इनका हेड है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इनके अंदर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो, ठीक है। विसल ब्लोअर पॉलिसी रखो, एम्प्लॉयज़ को बोलो कि अगर आपके सामने कोई भी अनएथिकल काम कर रहा है, चाहे आपका ही सुपरवाइजर कर रहा है, मेरे को आके कंप्लेंट करो बिना किसी डर के। विसल ब्लोअर, चुगली करो, सिंपल बता दो, चुगल करने की पॉलिसी रखो, ठीक है। फिफ्थ, ट्रांसपेरेंट ऑडिट, रेगुलर फाइनेंशियल चेक करो आउटसाइड फर्म्स का, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि फॉलो करो पूरे फेयर रूल एंड लीगल बिजनेस की प्रैक्टिसेस को। रियल लाइफ की यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है। सत्यम स्कैम हुआ था, कंपनी मतलब इसकी आगे भी आपको और आएंगी, सत्यम स्कैम के ऊपर आगे भी बहुत से क्वेश्चन हमने लिखे हैं। तो सत्यम स्कैम इंडिया में हुआ था, कंपनी ने फॉल्सली शो कर दिया था कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बट बाद में चेयरमैन ने एडमिट किया था कि नहीं, हमने तो फ्रॉड हुआ है, हमसे फ्रॉड हुआ है, ठीक है। सेकंड, वॉल्क्सवैगन इमिशन स्कैंडल हुआ था, टॉप एग्जीक्यूटिव ने अलाउ कर दिया था सॉफ्टवेयर टू चीट इमिशन टेस्ट। उसके बाद इरिजन केस हुआ था, एक फेक अकाउंटिंग हुई थी अपने डेट्स को हाइड करने के लिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे केसेस हुए हैं रियल लाइफ की जहाँ पे एथिकल फेलियर हुआ है, लोगों ने एथिक्स को फॉलो नहीं किया है। तो यहीं पे क्वेश्चन क्या जाती है, कंक्लूजन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ यूटिलरिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ राइट एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस, 2023, 2022, 2021। देख लो कितनी बार आया, आपकी मर्जी आपको करना है कि नहीं करना। इंट्रोडक्शन टू एथिक्स इन फिलोसफी, इन फिलोसफी एथिक्स हमारी मदद करती है कि क्या सही है क्या गलत है। डिफरेंट एथिकल थ्योरीज हमें गाइड करेंगी डिसीजन मेकिंग में। अगर
जो यूटिलरिज्म है या यूनिवर्सलिज्म है, दो मेजर थ्योरीज हैं जो हमें हेल्प करती हैं हमारी एक्शंस को जज करने में। ये थ्योरी ऑल्सो रिलेटेड है दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से, थ्योरी ऑफ राइट और थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ राइट मतलब व्हाट एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल टू, कि हर इंडिविजुअल क्या करना चाहता है, क्या उसके राइट्स है। और थ्योरी ऑफ जस्टिस की जो चीज़ फेयर है, जो होनी ही चाहिए। तो इन दोनों को ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। व्हाट इज यूटिलिटेरिज्म, यानी कि ये एक एथिकल थ्योरी है जो क्या बताती है कि एक्शन इज राइट अगर वो आपको ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस दे रहा है। आपका कोई भी एक्शन, ये थ्योरी पता है, इस थ्योरी के ऊपर एक मिसकंसेप्शन है। ये थ्योरी क्या बताती है कि अगर आपके एक छोटे से काम से भी काफ़ी सारे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल्स को खुशी मिल रही है ना, तो वो काम सही है। समझ रहे हो? इसकी एग्जांपल आगे दूंगी। ये काम गलत होता है वैसे। अगर एक झूठ से 100 लोगों को सुख मिल रहा है, एक बंदा मर रहा है, तो क्या वो सही है? 100 लोगों का हंसना ज़रूरी है कि एक बंदे को मरने से बचाना? तो ये इस थ्योरी का कहना है, ये थ्योरी बताती है कि कोई भी एक्शन वो सही माना जाएगा कि अगर उसकी वजह से 100 लोगों को खुशी मिल रही है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल अगर उसकी वजह से खुश हो रहे हैं, चाहे फिर वो काम गलत ही क्यों है, वो सही माना जाएगा। ये बताती है ये थ्योरी। इसका मतलब वी शुड डू थिंग्स जो कि हेल्प करें मोस्ट ऑफ द पीपल, कि उनको अच्छा फील हो या वो अपनी पेन को या अवॉइड कर पाएँ। तो ये फोकस करती किसके ऊपर है? रिजल्ट्स के ऊपर। फॉर आवर एक्शंस, ऑफ आवर एक्शंस फोकस करती है रिजल्ट्स के ऊपर कि क्या रिजल्ट आएंगे, कितने लोग खुश होंगे। उसके लिए काम क्या करना पड़ेगा, उस पर इसका कोई फोकस नहीं है। चाहे मर्डर कर दो, उससे 100 लोग खुश हो रहे हैं, तो ये थ्योरी बोलेगी कि मर्डर करके बहुत अच्छा किया। तो ये बताती है थ्योरी। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या है? हैप्पीनेस पे फोकस करना है। इसका मेन एम क्या है? मोस्ट हैप्पीनेस, मतलब दुख दर्द खत्म करना चाहती है ये थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि अगर मैं सीरियल किलर बन जाऊं तो उससे 200 लोगों को खुशी मिलेगी, तो मुझे बन जाना चाहिए। ठीक है। सेकंड, रिजल्ट मैटर मोस्ट। ये जज करती है एक्शंस को बाय देयर आउटकम्स, कि क्या आउटकम निकलेगा। एक्शन को किससे जज करती है? इंटेंशन से नहीं, कि उस काम को करने की बंदे की क्या इंटेंशन है, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर वो 100 लोगों को खुशी दे रहा है, काम तो अच्छा है, इंटेंशन मेरी प्योर है। ग्रेटेस्ट गुड फॉर मोस्ट पीपल, ये कह रही है कि जितना ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है, द बेस्ट एक्शन इज वन जो कि हेल्प करे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स की। फोर्थ, एवरीवन हैप्पीनेस काउंट इक्वली। नो वंस हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन समवन एल्स। नो वंस हैप्पीनेस, किसी की भी हैप्पीनेस मतलब समवन एल्स की हैप्पीनेस से ज़्यादा किसी की हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसको इक्वली ट्रीट करती है। और यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, ये हेल्प करती है चूज़ करने में ऑप्शन को जो आपको बेटर रिजल्ट देगा ज़्यादा लोगों की भलाई के लिए। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी एक छोटे से विलेज को पल्यूट कर रही है पर हज़ारों लोगों को नौकरी दे रही है, तो ये थ्योरी कहती है भाई इट इज़ ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों, मेजोरिटी लोगों को तो बेनिफिट ही दे रही है ना, थोड़े लोगों को ही नुकसान पहुंचा रही है। सो ये है ये थ्योरी। आई होप इट्स क्लियर। अब सेकंड थ्योरी क्या है? व्हाट इज़ यूनिवर्सलिज्म। ये थ्योरी बताती है कि एक्शन इज़ राइट अगर वो मॉरल रूल्स को अप्लाई करते हुए आप अप्लाई करते हो। आपका एक्शन तभी सही माना जाएगा जब वो मॉरल रूल्स को फॉलो कर रहा होगा। तो ये थ्योरी एक्चुअल में सही थ्योरी मेरे अकॉर्डिंग मानी जाती है। इसका मतलब क्या है कि दैट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन द प्लेस, की जो चीज़ सही है वो सही रहेगी, चाहे कोई भी जगह, प्लेस है, कोई भी कल्चर है, कोई भी सिचुएशन है। इस थ्योरी का ये मतलब है, जो चीज़ सही है या जो चीज़ गलत है वो बदल नहीं जाएगी कि आज इस शहर में हो तो ये चीज़ सही है, उस शहर में जाके वो चीज़ गलत होगी ना। जो चीज़ सही है वो सही रहेगी, जो गलत है गलत ही रहेगी। सो एवरी वन शुड फॉलो द सेम बेसिक मोरल रूल्स लाइक बींग ऑनेस्ट, फेयर एंड रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। की फीचर क्या है? सबके लिए सेम रूल है। मोरल रूल अप्लाई टू ऑल पीपल, नो मैटर कि उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या उनकी कंट्री है। फोकस करती है ड्यूटी के ऊपर। इट सेज पीपल शुड डू व्हाट इज नॉर्मली राइट। ये क्या बोलती है कि लोगों को वो करना चाहिए जो मॉरली आपके मॉरल्स के अकॉर्डिंग राइट है, चाहे वो मुश्किल है, अगर वो सही है तो आपको वही करना चाहिए। सभी ह्यूमंस की ये रिस्पेक्ट करती है, बिलीव करती है कि सभी लोग इक्वल वैल्यू रखते हैं और उनको इक्वली विद द रिस्पेक्ट ट्रीट करती है। नो स्पेशल फेवर, ये किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट अलाउ नहीं करती, कोई पर्सनल, कोई कल्चरल बिलीव्स के अकॉर्डिंग, नथिंग। किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी, चाहे 100 सगा हो। फिफ्थ, क्लियर गाइडेंस, ये हमें क्लियर रूल्स बताती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। फिर वो कोई भी दुनिया की सिचुएशन हो, वहाँ पे वो चीज़ सही है तो सही रहेगी, गलत है तो गलत ही रहेगी, चाहे फिर प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना आ गया जाए। और यूज्ड इन ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सलिज्म सपोर्ट करती है आइडिया को कि सभी ह्यूमंस के पास सेम राइट होगा। कोई ये नहीं होगा कि इसका धर्म अलग है, इसकी कास्ट अलग है, इसकी जेंडर अलग है, तो इस बेसिस पे हम उनको राइट्स नहीं देंगे। नो। तो एग्जाम्पल क्या है इस थ्योरी की? टेल द ट्रूथ और नॉट हार्म अदर इज ऑलवेज स्पेशल राइट, इज ऑलवेज अ राइट। अगर आप इंडिया में हो, अमेरिका में हो या कहीं पे भी हो, अगर आप सच बोल रहे हो, किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, सो दैट इज़ वो चीज़ हमेशा सही रहेगी। उसको कोई गलत नहीं कर सकता कि अगर आप सच बोल रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, नहीं, जो चीज़ सही है वो सही रहेगी। सो थ्योरी ऑफ राइट्स क्या है? द थ्योरी ऑफ राइट्स ये कहते हैं कि एवरी पर्सन हैज़ सर्टन बेसिक राइट, यानी कि राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम। हर बंदे के कुछ अपने राइट्स हैं, लाइफ के, फ्रीडम के, इक्वालिटी के, प्राइवेसी के। सो ये राइट्स इनहेरेंट करते हैं कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, नो मैटर क्या बेनिफिट दूसरों को हो रहा है। पर जो एक ह्यूमन बीइंग को भगवान ने ही हक दिया है, कि कृष्ण जी बोलते हैं ना कि सबको अपनी मर्जी का ज़िंदगी जीने की आज़ादी दी है, लाइफ दी है, फ्रीडम दी है, क्वालिटी दी है, तो कोई इस पर राज नहीं कर सकता। ठीक है, तो किसी के भी बेनिफिट के लिए आपको अपने राइट्स को छोड़ना नहीं। थ्योरी ऑफ राइट्स। थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या बताती है? थ्योरी ऑफ जस्टिस फोकस करती है कि जो चीज़ फेयर है, इक्वल है,
सबके लिए, एवरीवन के लिए जस्ट है, मतलब इक्वल है। सो चाहे इट्स अबाउट गिविंग ईच पर्सन कि क्या वो डिजर्व करते हैं, जो चीज़ सही है जस्टिस के अकॉर्डिंग, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी, फेयर ट्रीट करना सबको। जस्टिस का मतलब क्या है, सिर्फ लीगल फेयरनेस नहीं, बल्कि सोशल और मॉरली भी आपको फेयर रहना है। ये नहीं है कि सिर्फ कानून की पालना करते हुए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हो, तब आप उस बंदे से जी बहुत अच्छी बात है एथिकली पूरी तरह बात कर रहे हो, कोर्ट कचहरी से बाहर आते जब वो आपकी सोसाइटी में आ रहा है या आपके घर के बाजू में ही रह रहा है तो आप उसके ऊपर ईंटें चला रहे हो। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या बात कहती है कि फेयर रहना है, इक्वल ट्रीट करना है सभी को, सिर्फ लीगली फेयर नहीं रहना है, सोशली और मॉरली भी, अपने सोशल और जो आपके मॉरल एथिक्स हैं, बिलीफ्स हैं, उनके तरीके से भी फेयर रहना है। सो अंडरस्टैंड करते हैं इस कनेक्शन को। सबसे पहले थ्योरी ऑफ राइट के जो यूटिलिटेरिज्म है इसको वो देखना है थ्योरी ऑफ राइट्स के साथ। ये जो थ्योरी है पहली वाली, ये इग्नोर कर देती है इंडिविजुअल के राइट्स को, ठीक है, क्योंकि ये पहली वाली थ्योरी जो हमने पढ़ी थी वो क्या देखती है, चाहे आप सीरियल किलर बन जाओ, अगर वो 100 लोगों को खुशी दे रहा है तो अच्छी बात है ना। तो पहली लाइन वही लिखी है, ये इग्नोर करती है इंडिविजुअल के राइट्स को अगर वो चीज़ मेजोरिटी ऑफ पीपल को बेनिफिट हो रही है। एग्जांपल, अगर हम किसी को फोर्स करना कि आप अपना ऑर्गन, अपनी बॉडी का कोई पार्ट डोनेट कर दो जिसके 5 लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी, तो ये थ्योरी क्या करेगी, आपको अलाउ कर देगी, चाहे फिर वो डोनर का मतलब डोनर के राइट को तो वायलेट कर रहे हैं ना, क्योंकि हर इंसान के पास अपने राइट्स हैं, उसको फ्रीडम है। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 5 लोगों की ज़िंदगी बच रही है तो एक बंदे के मरने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर एक बंदा डोनेट कर भी देगा ऑर्गन तो पाँच जनों की जान बच रही है ना, बेनिफिट हो रहा है ना, तो ये थ्योरी बोलते कर दो, ठीक है। ये थ्योरी कैन समटाइम्स कन्फ्लिक्ट विद द थ्योरी ऑफ द राइट। ये जो थ्योरी ऑफ द राइट थ्योरी थी हमारी की राइट्स जो ह्यूमन बीइंग के राइट्स हैं उसको भी ध्यान में रखना है, तो उसके साथ कई बार इस थ्योरी का कन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट पे फोकस करती है, इंडिविजुअल की डिग्निटी पे इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब इसी थ्योरी को थ्योरी ऑफ जस्टिस के साथ कंपेयर करेंगे। ये थ्योरी हमेशा क्या सोचती है, जो पहली वाली ही थ्योरी थी, पहली वाली थ्योरी क्या सोचती है, मर्डर वगैरह करो अगर ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो रहा है ना, तो ये इंश्योर करती, मतलब ये थ्योरी हमेशा ये देखती ही नहीं है कि फेयर ट्रीटमेंट मिले सबको, ये देखती है सिर्फ सबको फ़ायदा होना चाहिए। सो इट मस्ट जस्टिफाई अनफेयर सिस्टम, ये अनफेयर गलत चीज़ को भी जस्टिफाई कर देगी, सही है, जैसे ऑर्गन को डोनेट करने को बोला तो ये उसको जस्टिफाई कर रही है कि कर दो क्योंकि ज़्यादा लोगों को खुशी मिल रही है। एग्जाम्पल, कल एक वुमेन को लेस पे करने से मैन माइट बी चीपर फॉर अ कंपनी, मतलब वो सोच रहे हैं कि कंपनी के लिए चीपर होगा और प्रॉफिट्स कमा रहे हैं ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को, बट बोनस बांट रहे हैं। एक तरह से ये अनजस्ट है, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, बट ये थ्योरी तो हमारे थ्योरी को तो देखती ही नहीं है ना, हम इसको ट्रीट मतलब किसके साथ कंपेयर करें, थ्योरी ऑफ जस्टिस के साथ। और जस्टिस क्या बोलती है, जस्टिस क्या बोलती है कि सबको फेयरली ट्रीट करना है, बट ये थ्योरी नहीं करती है। ये थ्योरी क्या कहती है, खुशी दो सबको। सो ये इनजस्टिस को भी जस्टिस बोल देती है कि भाई सही है, ठीक है। थर्ड, अब जो सेकंड वाली थ्योरी है उसको पहले थ्योरी ऑफ राइट के साथ कंपेयर करिए, यूनिवर्सलिज्म थ्योरी। जो यूनिवर्सलिज्म थ्योरी क्या बोलती है कि आपको मतलब पूरी तरह से फेयर रहना है, लीगली भी और सोशली भी, है ना। ये थ्योरी जो अच्छी वाली थ्योरी थी हमने सेकंड पढ़ी थी। तो यूनिवर्सल थ्योरी प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन बीइंग के राइट को फॉर ऑल पीपल इक्वली। इसको थ्योरी ऑफ राइट के साथ कंपेयर करें तो प्रोटेक्शन करती है राइट्स की। ये क्या बोलती है, इट से वी मस्ट फॉलो रूल्स लाइक डोंट किल, डोंट स्टील, डोंट लाई रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। ये थ्योरी क्या बोलती है कि हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए, कुछ चुराना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, आउटकम नहीं देखना सिर्फ कि आउटकम क्या आएगा, राइट्स को भी देखना है। इवन इफ लाइंग कैन सेव समवन्स फीलिंग, अगर झूठ बोलने से किसी की फीलिंग्स को सेव किया जाता है तो ये थ्योरी कहती है कि झूठ बोलना गलत है, बिकॉज इट कांट बी एक्सेप्टेड एज ए यूनिवर्सल मॉरल रूल। जो आपके मॉरल रूल को एक्सेप्टेबल नहीं है, आपके असूलों को स्वीकार नहीं है। सो ये थ्योरी बोलती है जो चीज़ राइट है वो राइट है, बोथ प्रोटेक्ट इंडिविजुअल की डिग्निटी और फेयरनेस, दोनों को ये प्रोटेक्ट करती है। अब इसी दूसरी वाली थ्योरी को थ्योरी ऑफ जस्टिस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यूनिवर्सलिज्म बिलीव करता है कि फेयरनेस और इक्वल रूल फॉर ऑल, जो भी जस्टिस को सपोर्ट करती है, बहुत ज़रूरी है। ये बिलीव करता है कि फेयरनेस रहना है और इक्वल रूल होने चाहिए सभी के लिए। ये इक्वल रिस्पेक्ट और मॉरल ट्रीटमेंट को प्रमोट करती है और ये डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करती है कि भाई बोलती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी को मैं सपोर्ट करूंगी, फेयर रहूंगी सबके साथ। तो ये स्ट्रांगली सपोर्ट करती है मॉरल जस्टिस को, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसका कंपैरिजन दिया गया है, तो 4-5 पॉइंट्स है जो आपको खुद रीड करनी है, अब मैं नहीं पढ़ाने वाली इसको, ठीक है। उसके बाद रियल लाइफ की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, वो भी आपने खुद रीड करनी है। शटडाउन हुई है कोई फैक्ट्री पोल्यूशन की वजह से, तो दोनों के ऊपर एक एक एग्जाम्पल देके इसको समझाया गया, स्क्रीन पे आपकी रीड कीजिएगा। क्वेश्चन की आ जाएगी यहाँ पे कंक्लूजन। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है जो कि है ऑप्शनल, आपको लगे कि मुझे करने हैं तो करिएगा, क्योंकि ये रिपीट तो नहीं हुए, पर 2023 में दोनों क्वेश्चन पेपर में आए थे। रिपीटेड एक बार भी नहीं है, पर 2023 में आए हैं, 24 और 23 कितना ही फर्क है, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी, आपको करने हैं कि नहीं करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट लिखना है, ए और बी पॉइंट है, एथिकल प्रमोशन पॉलिसीज और वर्किंग कंडीशन और एथिक्स इन फाइनेंशियल मार्केट और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो पहला एथिकल प्रमोशन पॉलिसीज और वर्किंग कंडीशन। एथिकल प्रमोशन पॉलिसीज क्या होता है, एथिकल प्रमोशन पॉलिसीज रूल्स, गाइडलाइंस या प्रैक्टिसेज है जो कंपनी या गवर्नमेंट क्रिएट करती है कि आप लोग ऑनेस्ट रहो, फेयर रहो, अपने बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहो अपने वर्क प्लेस में। तो एथिक्स
को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि आप ज़्यादा एथिक्स को फॉलो करो, एथिक्स से बाहर कोई काम ना करो। सो एथिक्स प्रमोशन पॉलिसीज़ समझ आ गई। एथिक प्रमोशन पॉलिसीज़ रूल्स गाइडलाइंस होती है जिनको कंपनीज या गवर्नमेंट क्रिएट करती है ताकि आप एथिक्स की पालना अच्छे से करो। ये पॉलिसी इंश्योर करती है कि एम्प्लॉयर या सारे स्टेक होल्डर्स एथिकली वर्क करें, सभी रूल्स मॉरल्स वैल्यूज़ का फॉलो करें डे टू डे वर्क में। वाई डू वी नीड एथिक्स पॉलिसी, हमें क्यों एथिक्स पॉलिसी की ज़रूरत है? ताकि हम करप्शन को अवॉइड कर पाएँ, डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड कर पाएँ, शोषण एक्सप्लॉयटेशन जो हो रही है उसको अवॉइड कर पाएँ, एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएँ, ट्रस्ट रिस्पेक्ट बिटवीन वर्कर्स और मैनेजमेंट क्रिएट कर पाएँ, ट्रस्ट बिल्ड कर पाएँ और लीगल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर कर पाएँ। अब एथिक्स प्रमोशन पॉलिसी की कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि एक रिटर्न रूल बुक जो कि एम्प्लॉयज़ को गाइड करेगी कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ठीक है। सेकंड, इक्वल अपॉर्चुनिटी की पॉलिसी बना दी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा भाई आपके बीच, कोई जेंडर कास्ट रिलीजन डिसेबिलिटी के बेस पे किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। थर्ड पॉलिसी बनाई एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी, इंश्योर करना कि सेफ्टी फ्रॉम वर्बल और फिजिकल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, कि सबको सेफ्टी देनी। गाइस सॉरी थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है, बाहर वेदर बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी बनाई। उसके बाद विसल ब्लोअर की पॉलिसी, एम्प्लॉयज़ को अलाउ किया कि अगर कोई रॉन्ग एक्टिविटी हो रही है तो बिना डर के मुझे आके कंप्लेंट करो, चुगली करो। फेयर वेजेस की पॉलिसी बनाएगी, इंश्योर किया गया वर्कर्स को कि उनको फेयरली पे किया जाएगा, टाइम पे किया जाएगा। हेल्थ एंड सेफ्टी की गाइडलाइंस दी गई कि प्रमोट किया सेफ और हाइजेनिक वर्किंग कंडीशंस को। अब एथिकल वर्किंग कंडीशन क्या है? एथिकल वर्किंग कंडीशन की सेफ एनवायरनमेंट देना, उनको फेयरली ट्रीट करना, रीजनेबल आवर्स में काम करवाना, कोई ओवर टाइम नहीं कराना, राइट उनको देना कि वो कंप्लेन कर सके अगर उनको कुछ भी लग रहा है तो वो अपनी आवाज़ उठा सकें, जॉब की सिक्योरिटी देना और वर्क लाइफ बैलेंस, उनको फिजिकल और मेंटल दोनों सपोर्ट करना दोनों लेवल्स पे। ये नहीं है कि काम ही करी जाओ भाई, तेरी फिजिकल मेंटल हेल्थ कहीं भाड़ में, मुझे काम कंप्लीट चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एथिकल वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग है आपका एम्प्लॉय, तो ह्यूमन बीइंग की तरह उसको ट्रीट करो, 24 घंटे उससे काम नहीं करवाना है। एथिकल वर्किंग कंडीशन अगर कंपनी में होंगे तो क्या बेनिफिट्स हैं? एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी, टर्नओवर मतलब एम्प्लॉयज़ कंपनी को छोड़ के जाना कम कर देंगे, गुड कंपनी की इमेज क्रिएट होगी, लीगल इशूज़ को आप अवॉइड करोगे और टैलेंटेड वर्कर्स को अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करोगे। ए पार्ट की कंक्लूजन यहाँ पे दी गई है। सेकंड क्या था? एथिक्स इन फाइनेंशियल मार्केट और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ये एथिक्स क्या है फाइनेंशियल मार्केट और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में? पहले तो एथिक्स इन फाइनेंशियल मार्केट क्या है, हमने ऊपर भी ये देखा था। फाइनेंशियल मार्केट में जब फाइनेंस में एथिक्स का यूज़ करते हो तो एथिक्स इन फाइनेंशियल मार्केट मीन्स कि आपको ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस के साथ अपनी मनी की रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ट्रीट करना है। बाय सेल करना है शेयर को, क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट को हैंडल करना है, रिपोर्ट करना है कंपनी की परफॉर्मेंस को, या बैंक एंड इंश्योरेंस की सर्विसेज है, सबको ऑनेस्टी के साथ ट्रीट करना है। ये इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर्स एंड द पब्लिक एक दूसरे पर चीट ना करें एंड मार्केट रिमेन फेयर और सेफ रहे सबके लिए, किसी के साथ कोई धोखा ना हो। अब वाई आर एथिक्स इंपॉर्टेंट? क्यों एथिक्स इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मार्केट में? क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व होती है और पैसे जहाँ पे हैं वहाँ पे भरोसा ही होता है। तो ट्रस्ट इज एवरीथिंग। अगर अनएथिकल बिहेवियर होगा तो पूरी मार्केट क्रैश कर सकता है वो, और इन्वेस्टर्स कैन लूज देयर लाइफ सेविंग्स, पूरी जिंदगी की कमाई डूब सकती है अगर एक भी फ्रॉड होता है। सो कंपनीज में मैनिपुलेट डाटा फॉर पर्स, कई बार कंपनीज मैनिपुलेट कर देती है। तो एथिक्स बहुत ज़रूरी है जब भी आप फाइनेंशियल मार्केट में। ट्रस्ट बना रहेगा, मार्केट क्रैश होने से बच जाओगे, आपकी ज़िंदगी भर की कमाई डूबेगी नहीं और आपको मैनिपुलेट होने से डाटा भी बच जाएगा अगर एथिक्स फॉलो हो। कॉमन एथिकल इशूज़ क्या होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में? हमने ऊपर भी किया था। जो इनसाइडिंग ट्रेडिंग होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग ट्रेडर्स होते हैं कंपनी में, उनको पहले ही पता चल जाता है कि कब बूस्ट आने वाला है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की सीक्रेट उसके अकॉर्डिंग वो शेयर्स को बाय कर लेते हैं। फ्रॉडल्ट अकाउंटिंग कर देते हैं, फेक प्रॉफिट शो कर देते हैं, पंप एंड डंप स्कैम करते हैं, स्टॉक के प्राइस को इंक्रीज करके देन उसको सडनली सेल कर देते हैं, मिसलीड कर देते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स को, एडवाइस करते हैं इन्वेस्टर्स को रॉन्गली पर्सनल कमीशन के लिए, और मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या होती है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का मतलब है प्रोटेक्ट द मनी ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स की मनी को प्रोटेक्ट करना, करेक्ट इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करना, उनको फ्रॉड और स्कैम से बचाना और उनको लीगल हेल्प देना। अब इसके लिए लॉ और इंस्टीट्यूशंस क्या है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन इंडिया में? सेबी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बड़ी मार्केट है। कंपनीज एक्ट 2013 में इंश्योर फेयर रिपोर्टिंग आई थी कंपनीज के लिए, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए फाइट करती है। कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि उनके लिए फाइट करती है इन्वेस्टर्स के लिए अगर कोई भी फ्रॉड होता है। मेजर्स क्या है एथिक्स को एंड इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का? मेजर्स टू प्रमोट एथिक्स एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। फर्स्ट, डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सेकंड, सेबी की गाइडलाइंस को फुल्ली फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। थर्ड, ऑडिट और मॉनिटर करते रहना अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को। फोर्थ, एजुकेशन कैंपेन्स होनी चाहिए, इन्वेस्टर्स को सिखाओ कि कैसे फ्रॉड को आप लोग अवॉइड कर सकते हो, और विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंक्लूड हो जाता है और यहीं पे इसकी फाइनल कंक्लूजन है। अब बात करते हैं हमारे यूनिट 2 की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं हमारे यूनिट 2 की। यूनिट 2 के 2 या 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एथिकल डायलेमा इन डिटेल। व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज टू सॉल्व एथिकल डायलेमा? क्या वेरियस एथिकल डायलेमास फेस करने पड़ते हैं लीडर्स को इन मैनेजरियल इंटीग्रिटी डिसीजन मेकिंग? डू यू थिंक कि मैनेजरियल इंटीग्रिटी विजडम है लीडरशिप के लिए, तो ऐसे इसको कैसे सॉल्व कर सकती है? तो ये क्वेश्चन 2024 to 2021 एथिकल डायलेमा का क्वेश्चन है। एथिकल डायलेमा क्या होता है?
एथिकल डायलेमा इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे पर्सन को दो या दो से ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग मॉरल चॉइसेस होती हैं और उसके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा रास्ता सही है। ऐसी सिचुएशन में पर्सन को दो चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ता है, चूज़ बिटवीन द राइट वर्सेस राइट। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में बंदे के पास क्या ऑप्शन है, मतलब तीनों ही जगह अपनी अपनी जगह पे सही है और इधर डिसीजंस में लीड टू सम नेगेटिव और जिसकी वजह से कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हो जाते हैं। अगर सिंपल एक्सप्लेनेशन दूँ तो इमेजिन करो एक मैनेजर है जिसको फायर करना है एक एम्प्लॉय को और उसकी कॉस्ट कट करनी है। फायर एन एम्प्लॉय टू कट कॉस्ट, अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए एक एम्प्लॉय को फायर करना है इवन थ्रू द एम्प्लॉय, फिर चाहे वो एम्प्लॉय हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, पर मैनेजर को उस एम्प्लॉय को फायर करना पड़ेगा कंपनी के फायदे के लिए और कीप हिम आउट ऑफ द लॉयल्टी। तो एक एथिकल डिलेमा है कि वो मैनेजर का उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड है, वो उसको फायर नहीं करना चाहता और वो कंपनी में मतलब हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है, ऑनेस्ट एम्प्लॉय है, कंपनी में मतलब काफ़ी सालों से है। बट यहाँ पे एज अ कंपनी कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन क्या आ जाती है कि कंपनी के फायदे के लिए उसको फायर करना पड़ेगा। दो सिचुएशन आ गई, वो चाहता है कि नहीं फायर करे, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि ये बंदा कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, बट कंपनी के बेनिफिट के लिए उस बंदे का कंपनी से बाहर जाना बेनिफिशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है एथिकल डायलेमा, जहाँ पे एक बंदे के पास दो चॉइसेस होती है और दोनों ही सही होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एथिकल डायलेमा के, दो या दो से ज़्यादा चॉइसेस होती है जिसमें से आपको किसी एक को चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ऑल ऑप्शंस हैव प्रॉब्लम्स, ईच चॉइस की समथिंग कुछ अच्छा होता है और कुछ बुरा होता है। नो क्लियर राइट आंसर, आपके पास कोई क्लियर राइट आंसर नहीं होता। कन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल मॉरल वैल्यूज़ क्लैश कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, आपका दिमाग पर्सनल वाला बोलते हैं कि ये सही है, प्रोफेशनली सोचोगे तो वो सही है। ठीक है, राइट वर्सेस राइट और राइट वर्सेस रॉन्ग हो जाता है। तो समटाइम दोनों ऑप्शन ही सही लगते हैं, कई जिसमें से आपको सही को चूज़ करना पड़ता है और कुछ बार एक राइट होता है, गलत होता है, जिसमें से तो ईजी है कि चूज़ करना। ठीक है, प्रेशर होता है कि आपको क्विकली चूज़ करना है, आपको स्ट्रेस फील होता है कि हाय मुझे क्या चूज़ करूँ, दोनों सिचुएशन सही है और एक को तो पीछे छोड़ना ही पड़ता है। इसका सीरियस इंपैक्ट पड़ता है लोगों की जिंदगियों पर, फीलिंग्स पर, जॉब पर, रेपुटेशन पर, और कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। वट एवर यू चूज़, समटाइम्स और सम में कोई तो हर्ट होगा ही, कुछ तो पीछे छूटेगा ना, है ना। वो डायलॉग है ना ये जवानी का कि हम हर चीज़ का मज़ा नहीं ले सकते, एक का मज़ा लेने के लिए दूसरे को तो पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, है ना, कहीं कुछ ना कुछ तो पीछे छूटेगा। थ्योरीज क्या है इस एथिकल डायलेमा को सॉल्व करने के लिए। पहली थ्योरी जो हमने ऊपर देखी थी, यूटिलरिज्म थ्योरी, थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, आउटकम पे फोकस करती है, जिससे मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल को बेनिफिट हो रहा है वो काम कर दो। ठीक है, सेकंड डेनेटोलॉजी मतलब थ्योरी, ये फोकस करती है कि जो चीज़ सही है रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट को नहीं देखती, सही को देखती है। मोरल रूल्स को फॉलो करती है, लाइक ऑनेस्टी, प्रॉमिस, ठीक है, सच बोलना चाहे उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाए। थर्ड वर्चुअल एथिक्स, फोकस करती है करेक्टर पे, पर्सन के कि क्या करेक्टर है उसका, सिर्फ एक्शन पे नहीं। ये पूछती है कि व्हाट वुड बी ऑनेस्ट वाइज और काइंड पर्सन डू इन दिस सिचुएशन, कि ऑनेस्ट वाइज और काइंड बंदा इस सिचुएशन में क्या करता। फोर्थ थ्योरी जस्टिस थ्योरी, थ्योरी ऑफ फेयरनेस, इक्वालिटी, फेयरनेस, जस्टिस की थ्योरी, ये बताती है कि फेयर रहना है। उसके बाद है राइट थ्योरी, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, जिसमें हम राइट्स की बात करते हैं, हर बंदे के राइट है, फ्रीडम है, प्राइवेसी है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना जो किसी ह्यूमन बींग के राइट्स को वायलेट करे। अब एथिकल डायलेमास में क्या फेस करना पड़ता है लीडर्स को इन मैनेजमेंट, प्रॉफिट वर्सेस एम्प्लॉयज़ की वेलबींग, या तो प्रॉफिट देख लो या एम्प्लॉय की बेहतरी देख लो। लीडर्स को चूज़ करना पड़ता है ना, अगर ज़्यादा पड़ता है ना, या तो ज़्यादा प्रॉफिट देख लो, पैसे देख लो कंपनी के लिए, या एम्प्लॉयज़ को खुश करना कैसे वो देख लो। ठीक है ना, कैसे उनको पे कम करना है, पैसों को कैसे बचाना है उनको फायर करके, या पर्सनल देख लो या कंपनी का इंटरेस्ट देख लो। एथिकल डायलेमा तो कोई ऐसे ही सॉल्व कर सकती हूँ ना, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, दो चीज़ों में अटकोगे, वहाँ पे आपको कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। प्रॉफिट वर्सेज एम्प्लॉय, या प्रॉफिट देखो या एम्प्लॉय, या पर्सनल देखो या कंपनी का इंटरेस्ट देखो, या ऑनेस्टी को चूज़ करो या कंपनी को प्रोटेक्ट करो, या फेयरनेस देखो या प्रमोशन देखो कि फेयर रहना है या प्रमोशन लेना है। अगर प्रमोशन लेना है तो भाई अपने मैनेजर के हर बात में हाँ में लाई जाओ, चाहे वो गलत ही बोल रहा है। फेयर रहना है, प्रमोशन देखना है, बिजनेस के गोल देखने हैं, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, विसल ब्लोइंग करनी है कि नहीं करनी है। दैट टोटल एथिकल इशू, आप ऐसे एथिकल डायलेमा को हैंडल कर सकते हो। इशूज आपको फेस करने पड़ेंगे, बट हर टाइम यू हैव टू चूज ओनली वन, आप दोनों ऑप्शंस के साथ नहीं जा सकते। अब मैनेजरियल इंटीग्रिटी क्या होती है? मैनेजरियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि मैनेजर फॉलो करता है एथिकल वैल्यूज को, ऑनेस्ट रहता है, मॉरल करेज शो करता है अंडर द प्रेशर, शो मॉरल करेज इवन अंडर प्रेशर होता है तभी वो मॉरल करेज शो करता है। इसके अंदर ट्रांसपेरेंट रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एम्प्लॉयज़ को फेयरली ट्रीट करना, रूल्स को बेंड नहीं करना किसी भी पर्सनल गेन के लिए, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कि मैनेजर ने एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करना है, दैट मीन मैनेजरियल इंटीग्रिटी, मैनेजर की इंटीग्रिटी। ठीक है, व्हाट इज विजडम बेस्ड लीडरशिप? विजडम बेस्ड लीडरशिप का मतलब होता है कि डिसीजन लेना विद द लॉन्ग टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ डिसीजन लेना, गाइडेड बाय एक्सपीरियंस, एथिक्स, अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि लीडर सोचते हैं, एक्ट करने से पहले सोचते हैं, थिंक बिफोर एक्टिंग, प्रॉफिट को और लोगों को बेनिफिट करके बैलेंस करके चलते हैं, बैलेंस प्रॉफिट विद पीपल एंड प्लैनेट, वैल्यू करते हैं इमोशन की, फेयर्स की, अलोंग विद लॉजिक। क्या मैनेजरियल इंटीग्रिटी और विजडम बेस्ड लीडरशिप एथिकल डायलेमा को सॉल्व करती है? मैनेजरियल इंटीग्रिटी और विजडम बेस्ड लीडरशिप, तो येस डेफिनेटली ये करती है। सबसे पहले ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी को ये
इंप्रूव करती है, ट्रस्ट बिल्ड करती है, कन्फ्यूजन को कम करती है, क्लियर वैल्यूज़ और विजन देती है, उनको बताती है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा पाथ आपको चूज़ करना चाहिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग में मदद करती है, मोरल करेज देती है और एम्पैथी और फेयरनेस में आपकी मदद करती है। और इसी के साथ यहाँ पे एग्जांपल और क्वेश्चन की दी गई है कंक्लूजन। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल द रिकमेंडेशन जो भी कैडबरी कमेटी और हेम्पल कमेटी विद द रिगार्ड ऑफ द गवर्नेंस कोड आपको दी गई है। तो इंट्रोडक्शन दी गई है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि वो सिस्टम जिसके द्वारा कंपनीज को डायरेक्ट और कंट्रोल किया जाता है, बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड और कंट्रोल। इसके अंदर रिलेशनशिप होता है बिटवीन अ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर और अदर स्टेक होल्डर्स का। इन द यूके मैनी रिपोर्ट्स और कमेटीज हेल्प करती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड को डेवलप करने के लिए। तो जिसमें से दो मेजर हैं, कैडबरी कमेटी और हेम्पल कमेटी। कैडबरी कमेटी 1992 में आई थी और हेम्पल 1998 में। तो ये दोनों कमेटीज मदद करती हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, सिंपल भाषा में सुन लो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कह सकते हो एक कंपनी के रूल होते हैं जिसके द्वारा कंपनी को चलाया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर सभी टॉप मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, सब लोग। ठीक है, तो कैडबरी कमेटी क्या होती है। कैडबरी कमेटी सेटअप बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल, लंदन स्टॉक एक्सचेंज एंड यूके गवर्नमेंट के द्वारा इसको सेटअप किया गया था। इसका चेयरमैन सर एड्रियन कैडबरी हैं। मेन एम क्या है कि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, अकाउंटेबिलिटी ऑफ कंपनीज को इंप्रूव करना चाहती हैं। अब इस फॉर्मेशन के, कैडबरी कमेटी की फॉर्मेशन के मेन रीजंस क्या है। ये कॉर्पोरेट स्कैंडल्स लाइक मैक्सवेल पेंशन फंड का जो स्कैंडल हुआ था एंड बीसीसीआई कोलैप्स का जो स्कैंडल हुआ था, उसको सॉल्व करने में, या कॉर्पोरेट में जो भी कॉर्पोरेट फील्ड में जो स्कैंडल होते हैं उसकी वजह से इस कमेटी को फील्ड किया गया है। पब्लिक ने अपना ट्रस्ट खो दिया था कंपनीज में। स्ट्रॉन्ग रूल्स की ज़रूरत थी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए, तो उसकी वजह से कैडबरी कमेटी को लाया गया 1992 में, क्योंकि इस कॉर्पोरेट में स्कैंडल बहुत ज़्यादा होने लगे थे। इसकी की रिकमेंडेशन दी गई हैं। जब ये कमेटी आई तो इसने सारे रोल्स को अलग कर दिया, चेयरमैन एंड सीईओ के रोल को अलग कर दिया, जो कि प्रिवेंट करेगी कि एक पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा और एक ही पर्सन के पास बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं होंगी। सेकंड, इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को लाया गया। कंपनी ने अपॉइंट किया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बोर्ड में। उन्होंने कहा कि अनबायस, मतलब कोई भी भेदभाव वाला ओपिनियन नहीं चाहिए हमें, अनबायस चाहिए। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लाया गया ताकि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को बचाया जा सके। ऑडिट की कमेटी लाएगी। एवरी कंपनी के पास इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी थी जो कि उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को मॉनिटर कर सकती थी, फ्रॉड के चांसेस को कम कर सकती थी। फोर्थ, बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोर्ड शुड बी अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर। अब जो भी बोर्ड होगा वो शेयर होल्डर्स को अकाउंटेबल है, तो डायरेक्टर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस या कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आपको यूनिट 3 में भी है। तो जब यूनिट 3 देखेंगे तो तब देखेंगे इसकी कमेटी अगेन वहाँ पे भी है। यही पॉइंट्स मैंने शायद आज ही देखे थे। ठीक है, तो वहाँ पे भी शायद होगा, क्योंकि आपका यूनिट 3 और यूनिट सेकंड का ना सिलेबस हर सब्जेक्ट का कन्फ्लिक्ट कर रहा है। कोई क्वेश्चन यूनिट 3 में किसी साल में आ रहा है, तो कोई क्वेश्चन उसी सेम क्वेश्चन यूनिट 2 में आ रहा है उसी सिलेबस से। ठीक है, तो आपका यूनिट 2 और यूनिट 3 का सिलेबस बहुत सारे सब्जेक्ट्स का कन्फ्लिक्ट है। तो अगर चेंजेस हुए हैं तो मुझे मैसेज करके बताओ, क्योंकि मेरे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल, बोर्ड को रिव्यू करना चाहिए इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को रेगुलरली, ताकि गलतियाँ ना हो, कंपनी के रिसोर्सेज का मिसयूज़ ना हो, और डिस्क्लोजर रखना चाहिए। गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस को क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए क्या कंपनी में हो रहा है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब कैडबरी कमेटी की रिकमेंडेशंस तो दी, अब इसकी आउटकम क्या निकले, जो इस लेट टू डेवलप टू यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड को डेवलप किया गया। डायरेक्टर्स को मोर अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाया गया इस कमेटी के तहत, और इन्फ्लुएंस किया गया मेनी कंट्रीज़ को इंक्लूडिंग इंडिया कि सेपरेट सेबी के जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल है उनको फॉलो करो। सेकेंड कमेटी 1998 में आई, विच इज़ हेम्पल कमेटी। हेम्पल कमेटी को रिव्यू और कैडबरी कमेटी के साथ मिलके, फाइंडिंग्स ऑफ कैडबरी और ग्रीनबरी कमेटी के साथ मिलके कंबाइन करके रिव्यू करने के लिए कहा गया। रिव्यू एंड कंबाइन द फाइंडिंग्स ऑफ, जो भी कैडबरी कमेटी या ग्रीनबरी कमेटी ने ढूंढा है ना, उसको कंबाइन करके रिव्यू करने के लिए इस कमेटी में कहा गया। इसके चेयरमैन सर रोनाल्ड हेम्पल थे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि बैलेंस क्रिएट करना, फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल कोड गवर्नेंस को देना। की रिकमेंडेशन इसमें क्या थी, शेयर होल्डर्स का रोल। ठीक है, शेयर होल्डर्स को एक्टिव इंटरेस्ट बताया गया कि आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रति क्या इंटरेस्ट है। मीटिंग्स को अटेंड किया गया, क्वेश्चंस को पूछे गए, वोट उनको करने को बोला गया कि आप रिस्पॉन्सिबली वोट करो। बैलेंस किया गया बोर्ड को। द बोर्ड मस्ट हैव अ गुड मिक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो कि इंश्योर करेगा कि बोथ नॉलेज और इंडिपेंडेंस अवेलेबल हो। बोर्ड कमेटी बनाई गई। बोर्ड शुड फॉर्म सेपरेट कमेटी, ऑडिट की अलग, रेम्यूनरेशन, नॉमिनेशन, जो कि जिसमें आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लीड करेंगे। ट्रांसपेरेंसी रखेगी रेम्यूनरेशन में, डायरेक्टर्स को पे किया गया फेयर और डिस्क्लोज किया गया एनुअल रिपोर्ट्स को। देयर शुड बी नो हिडन बोनस, कोई हिडन बोनस रिवॉर्ड्स नहीं थे। तो गाइज ये कमेटी वाले क्वेश्चंस इसमें भी यूनिट 3 में भी थोड़े डिफिकल्ट है और थोड़े लर्निंग बेस्ड हैं, तो इसमें जितना मर्जी समझी जाओ, लर्न तो करने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि रट्टा लग जाएगा, नो। ठीक है, फिफ्थ, क्लैरिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑल फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है आपकी एक्यूरेट, कंप्लीट और ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। हेम्पल कमेटी कहती है कि रिजेक्ट कर दो अपने रिजिड के रूल्स को, ये रिजेक्ट करती है रिजिड रूल्स को। रेकमेंड करती है प्रिंसिपल बेस्ड गवर्नमेंट को, गवर्नेंस अप्रोच को, कि वन साइज सभी पे फिट होगा, सबको इन्हीं रूल्स को फॉलो करना होगा। और कंप्लाई
और एक्सप्लेन करती है कंटिन्यू करने के लिए। कंपनी शुड इधर फॉलो द कोड और गिव रीज़न कि क्यों आप इसको फॉलो नहीं करें। हर कंपनी को या तो उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा जो इन्होंने अप्लाई किया है, या तो रीज़न देना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन गोल्स क्या हैं दोनों कमिटीज़ के यहाँ पे लिखे हुए हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे फोकस करना है, फोकस करती है ओवरऑल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर पे। ये सेपरेशन ऑफ चेयरमैन CEO रेकमेंड करती है, और ये बोर्ड ऑफ कंपोजिशन को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। अब इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इम्पैक्ट लिखा हुआ है विच इज़ ईजी। ठीक है, और इसी के साथ ही क्वेश्चन हो जाता है कंक्लूड। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इसके देखिए 4 पॉइंट्स हैं। 2023 और 2022 में क्वेश्चन आया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही, तो इसको देखते हैं। अब थोड़ा इजी भी है क्वेश्चन, बट आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन का कंबाइन आंसर देखते हैं। सबसे पहला जो ए पार्ट है उसमें पूछा गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि कैसे एक कंपनी को हम लोग कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं ताकि वो कंपनी फेयर रहे, ऑनेस्ट रहे और रिस्पॉन्सिबल रहे। इसमें आपने मेक श्योर करना है कि कंपनी कुछ रूल्स को, कानून को फॉलो करे, इन्वेस्टर के राइट को प्रोटेक्ट करे, शेयर होल्डर्स के, एम्प्लॉयज़ के, अदर पीपल्स के राइट को प्रोटेक्ट करे, ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंटली डिसीजन ले और बिजनेस को प्रॉपरली और एथिकली रन करे। इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सिंपल एग्जांपल क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ अ कंपनी इज़ लाइक अ कार, अगर एक कंपनी कार की तरह है, देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होगा कि उसकी स्टीयरिंग व्हील है जिससे कार चलती है। कंपनी को अज्यूम करो कि कंपनी नहीं एक कार है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस उस कार की स्टीयरिंग व्हील है जिससे कार चलती है। कीप द कार ऑन द राइट रोड। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी उसी तरह आपको सही रास्ते पे रखेगी। अगर वो व्हील नहीं होगी कार की जिससे आप गाड़ी को ड्राइव करते हो, अगर वो व्हील नहीं होगी तो कार कहीं भी चली जाएगी। और इसी तरह अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होगा तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा रास्ता सही है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, स्टेक होल्डर्स के। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करती है कि सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करें। अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है, इट होल्ड दैट द मैनेजमेंट अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजन एक्शन, और इंश्योर करती है कि वो बेस्ट इंटरेस्ट कंपनी और कंपनी के स्टेक होल्डर्स के लिए फायदे में सोच के ही काम करेंगे, डिसीजन लेंगे। ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बनाए रखती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करती है कि कंपनी की एक्टिविटीज ट्रांसपेरेंट होगी और सभी स्टेक होल्डर्स के पास इसका रिलायबल असेस होगा। एथिकल कंडक्ट होगा। कंपनीज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अ एथिकल मैनर। कंपनीज एक्सपेक्ट करेंगी कि एथिकल मैनर में वर्क करेंगी, फॉलो करेंगी लीगल गाइडेंस को और मोरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगी। और सस्टेनेबिलिटी होगी। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी मार्केट में टिक पाएगी, शॉर्ट टर्म का मुनाफा नहीं देखेगी, लंबे समय के लिए टिकने की सोचेगी। नेचर क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का? अकाउंटेबिलिटी देती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, ट्रांसपेरेंट होती है, फेयरनेस दिखाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है, लीडरशिप एंड कंट्रोल दिखाती है। इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का? हाउ टू इवैल्यूएट कॉर्पोरेट गवर्नेंस? बोर्ड इफेक्टिवनेस, हाउ वेल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओवरसी द मैनेजमेंट एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। ब्रॉड इफेक्टिवनेस दिखाती है इवैल्यूएशन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो इवैल्यूएट करती है कि ब्रॉडली इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिव रहोगे। ठीक है, कि कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओवरसी करेंगे कि मैनेजमेंट प्रॉपर वो उसकी अकाउंटेबिलिटी लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो मैनेजमेंट उसको सही करेगी। स्टेक होल्डर्स का फीडबैक कलेक्ट करना, इनपुट फ्रॉम शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स अबाउट द कंपनी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। कंपनी की जो भी गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस है उसके बारे में इनपुट कलेक्ट करना शेयर होल्डर या अदर स्टेक होल्डर से कि क्या कंपनी के लिए बेस्ट हो सकता है। ऑडिट की रिपोर्ट बनाना, चेक करना कंपनी के फाइनेंशियल ऑडिट को सी करने के लिए कि कंपनी सही बोल रही है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करना, असेस करना कि हाउ वेल द कंपनी अडेयर, कितनी अच्छी तरह से कंपनी रूल्स की पालना कर रही है। और कंपनी की परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और वैल्यू क्रिएशन मेजर करना कि इफेक्टिवली कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो। तो डिफरेंस बताया गया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट के बीच में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होते हैं रूल्स, एथिक्स और कंट्रोल पे फोकस करते हैं, और मैनेजमेंट डे टू डे वर्क पे फोकस करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक कार को चलाने के लिए व्हील की ज़रूरत है ना, वैसे ही कंपनी को चलाने के लिए रूल, एथिक और कंट्रोल की ज़रूरत है। बट मैनेजमेंट क्या होती है? डे टू डे वर्क के डिसीजंस लेने वो होती है। अब बी पॉइंट क्वेश्चन में पता क्या था? OECD कमेटी ऑफ रिकमेंडेशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुई थी? दैट इस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ताकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस को इंप्रूव कर सकें। तो ये कमेटी हमें क्या रिकमेंड करती है? इफेक्टिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क हो। कंपनी बताती है कि क्लियर गवर्नेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए जो डिफाइन करे किसका क्या रोल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड, राइट ऑफ शेयर होल्डर, ये कमेटी हमें बताती है कि शेयर होल्डर्स का राइट है कि वो वोट कर सकें, उनकी इशू, उनको डिविडेंड रिसीव हो। मतलब ये शेयर होल्डर्स के राइट के बारे में हमें बताती है कि क्या क्या उनके राइट्स हैं। उनके पास राइट है कि उनको डिविडेंड मिले, उनके पास सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन का असेस अवेलेबल हो। थर्ड, ये कमेटी हमें रेकमेंड करती है इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स की, इक्वली ट्रीट करना है। कंपनीज मस्ट ट्रीट ऑल शेयर होल्डर्स फेयरली, स्पेशली जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, और इंश्योर करना है कि सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, कंपनी शुड टेक इनटू द अकाउंट जो इंटरेस्ट है अदर स्टेक होल्डर्स का, जैसे कि एम्प्लॉयज़, कस्टमर और कम्युनिटी। ठीक है, रोल ले सकते हैं। फिफ्थ, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी रखनी है। कंपनीज को एक्यूरेट, टाइमली और कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करते रहना अबाउट देयर ऑपरेशन, क्या फाइनेंसिस है, क्या गवर्नेंस है। और बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड ओवरसी करेंगे कि क्या कंपनी की मैनेजमेंट है, इंश्योर करेंगे कि कंपनी अपने बेस्ट इंटरेस्ट पे रन करे। सी, ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल, क्वेश्चन में था कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल, तो ये एक पॉपुलर ग्लोबल मॉडल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। एग्लो अमेरिकन मॉडल
इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। गवर्नेंस इज अ एंग्लो अमेरिकन मॉडल है। प्रैक्टिस मेनली इन यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम में इसकी मेनली प्रैक्टिस की जाती है। तो एंग्लो अमेरिकन मॉडल क्या बताता है कि सिंगल टायर बोर्ड सिस्टम होना चाहिए। द गवर्नेंस सिस्टम वो मॉडल है जिसमें सिंगल बोर्ड होना चाहिए, जो कि पूरी कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए फॉर बोथ मैनेजमेंट और ओवरसाइट। अनलाइक अदर मॉडल्स की तरह इसके सेपरेट फंक्शंस नहीं होनी चाहिए। एक ही मॉडल होना चाहिए, सिंगल मॉडल होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए जो सारी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। शेयर होल्डर सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। शेयर होल्डर के सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होनी चाहिए कंपनी में। वो वोट कर सकते हैं, डिसीजन एंड इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कंपनी की पॉलिसीज़ को। और मेक डिसिप्लिन। कंपनीज हैव हैवली मॉनिटर बाय स्टॉक मार्केट। कंपनीज मॉनिटर की जाती हैं स्टॉक मार्केट के द्वारा, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज इंश्योर करती है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस हो। यहाँ पे एग्जांपल दी है, कंपनीज लाइक एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट फॉलो करती हैं इस मॉडल को। फोकस करती हैं शेयर होल्डर्स की वैल्यू को क्रिएट करने में और मार्केट के स्टैंडर्ड्स को एडहेयर करने में, प्रॉपरली मेंटेन करने में। लास्ट थ्योरी कौन सी है? जर्मन मॉडल और फ्रेंच मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जर्मन मॉडल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल इज डिस्टिंक्ट इन दैट इज यूज अ ड्यूअल बोर्ड स्ट्रक्चर। ऊपर क्या था? सिंगल बोर्ड होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? ड्यूअल बोर्ड स्ट्रक्चर। सुपरवाइजरी बोर्ड, द बोर्ड ओवरसी की कंपनी मैनेजमेंट एंड इंक्लूड शेयर होल्डर, एम्प्लॉय एंड अदर स्टेक होल्डर। सुपरवाइजरी बोर्ड होना चाहिए। सेकंड, मैनेजमेंट बोर्ड होना चाहिए। दिस बोर्ड होगा रिस्पॉन्सिबल होगा जो डे टू डे मैनेजमेंट के लिए। को डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। इस मॉडल के अंदर एम्प्लॉयज के पास सिग्निफिकेंट रोल होना चाहिए। उनके सुपरवाइजरी बोर्ड इंश्योर करे जो उनकी क्या इंटरेस्ट है, क्या उनको डिसीजन लेनी चाहिए। बैंक ड्राइवन मॉडल होना चाहिए। मेनली कंपनीज जो जर्मनी में रिलाई करती हैं बैंक्स फॉर फंडिंग रादर देन द डिपेंड सोलली ऑन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट पे डिपेंड नहीं रहती, वो फंडिंग पे फोकस करती हैं। एग्जाम्पल कंपनीज लाइक वॉल्क्सवैगन एंड BMW, ये जर्मन के मॉडल को फॉलो करती हैं। फ्रेंच का मॉडल, फ्रेंच कॉर्पोरेट मॉडल इज फ्लेक्सिबल। जो फ्रेंच का कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल है वो फ्लेक्सिबल है। ये कंपनीज को अलाउ करते हैं कि आप सिंगल टायर बोर्ड को अडॉप्ट कर सकते हो, लाइक एजलो अमेरिकन मॉडल में था, या 2 टायर बोर्ड को अडॉप्ट कर सकते हो जैसे कि जर्मन मॉडल में था। तो फ्रेंच कंपनी दोनों में से किसी मॉडल को भी अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। ये कमेटी रेकमेंड करती है। स्टेट इन्फ्लुएंस, फ्रेंच गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गवर्नेंस में। मैनी कंपनीज के सिग्निफिकेंट स्टेक्स को होल्ड करती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एक्सपेक्ट करती है कि सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स का ध्यान रखोगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के तहत। ब्रॉड फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इसकी एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल कंपनीज लाइक रेनॉल्ट एंड EDF फ्रेंच गवर्नेंस मॉडल का यूज़ करती हैं। और इसी के साथ ही क्वेश्चन हो जाएगा वाइंड अप, कंक्लूड। यूनिट 3 और यूनिट 4 रहेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बट गाइज अभी एक बात ध्यान से सुनना, जो ये हमने लास्ट क्वेश्चन किया, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उसकी कुछ पॉलिसीज़ वगैरह हमने देखी। तो ये क्वेश्चन यूनिट 3 में भी पहली बात आएगा, और इस क्वेश्चन के बेस पे आप लोग इसको सिर्फ लर्न मत कीजिएगा। अगली वीडियो आएगी उसमें यूनिट 3 का क्वेश्चन होंगे। अगर उसमें सिमिलर क्वेश्चन होगा यूनिट 3 में इसके जैसा, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने उसमें थोड़ा ईजी मैनर में लिखा होगा इसको। वैसे समझाने के बेस पे थ्योरीज आप समझो इसमें से, बट ये लर्निंग मतलब इतनी ईजी नहीं रहेंगी आपके लिए इन थ्योरीज को लर्न करना। मुझे जहाँ तक समझाने में समझ आया कि थोड़ी डिफिकल्ट है ये थ्योरी, लैंग्वेज में थोड़ी टफ है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली हमने ये किया, ठीक है। तो अगर आप लोग अगली वीडियो का वेट करते हो, उसमें भी ऐसी थ्योरीज हैं और उसमें मैंने वर्डिंग ईजी लिखी है आपके लिए, तो आप लोग उसको ज़रूर ले सकते हो। बट उसमें ये थ्योरीज नहीं होंगी एंग्लो अमेरिकन, जर्मन, फ्रेंच, ये नहीं होंगी। स्टार्टिंग वाली 1-2 थ्योरीज होंगी, बट जो मिले वही सही है, ठीक है। तो यही कहना चाहूँगी कि आई होप बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छे से क्लियर है। कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। फर्स्ट वीडियो यहीं पर हमारी वाइंड अप हो जाएगी। सेकंड वीडियो देखने का प्रोसेस आपको सिंपल पता है कि आपको क्या करना है। सेकंड वीडियो देखने के लिए आपको सिंपली हमारे चैनल पर एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, जिसको ज्वाइन कर लेना है, जिसके थ्रू आप लोग यूनिट 3 और यूनिट 4 की वीडियो को देख पाएंगे। और इसी के साथ ही वीडियो को वाइंड अप करूंगी। मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।